कि अगर किसी ने बेटियों को खतरा पैदा किया तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। चुनावी दौरे पर अलीगढ़ पहुंचे सीएम ने कहा, पहले ही कहा था कि अपराधियों का जीना हराम कर देंगे। यूपी अब अपराध मुक्त हो चुका है, अपराध मुक्त की तरफ बढ़ चुका है। हालांकि विपक्ष ने सीएम के इस दावे को खोखला करार दिया है, तो बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है। आज आपको दिखाते हैं। जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। उपद्रव के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश उपद्रव के लिए नहीं, आज उत्सव प्रदेश बन गया। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के चुनावी दौरे पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान सीएम योगी ने बीते 7 साल की उपलब्धियों का बखान किया और एक बार फिर अपने अंदाज में गुंडे माफियाओं को चिता दिया। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा, आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से मुक्त होगा, आज कर्फ्यू से मुक्त भी हुआ है और कावड़ यात्रा भी धूम धड़ाके से निकल रही है। सीएम योगी ने अपराधियों को आगाह करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की बेटी के लिए जो खतरा बनेगा उसका राम नाम सत्य होना तय है। योगी का ये बयान बताने के लिए काफी है कि सीएम महिला सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। सीएम योगी के इस बयान का समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है। बहरहाल 2017 के बाद से ही योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था, खासकर महिला अपराध पर बेहद गंभीर हैं। कई मंचों पर सीएम योगी सौदों और मंचलों को सख्त चेतावनी दे चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी की जीत के पीछे महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा रहा था। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या 2024 के चुनाव में भी महिला सुरक्षा के नाम पर बीजेपी को वोट पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महिला सुरक्षा का जिक्र योगी सरकार बार बार कर रही है और महिला सुरक्षा के नाम पर भी वोट हासिल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन 7 साल में माफिया का क्या हाल हुआ, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल 195 अपराधी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। घायल की बात करें तो ये संख्या करीब 6000 के आसपास है। 5942 अपराधी अपराधी घायल हुए हैं। चिन्हित माफिया की संख्या 68 है, जिसकी लिस्ट हाल पिछले दिनों जारी की गई थी सरकार की तरफ से। संपत्ति करीब 4000 करोड़ के आसपास वो अटैच की गई है। 4000 करोड़ के आसपास संपत्ति अटैच भी की गई है। तो ये लगातार कार्रवाई जारी है। अपर्णा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भुवन जोशी साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। भुवन जोशी साहब, आपको स्वागत है। अपर्णा जी, ये क्या कोशिश है और ये क्या खुले मन से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर लड़कियों को, महिलाओं को अगर छेड़ा, अगर व्यापारियों को छेड़ा तो बख्शेंगे नहीं, राम नाम सत्य हो जाएगा। क्या संदेश है? जी हाँ, बिल्कुल। हमेशा से, जब से 7 साल हो गए योगी जी की सरकार को, हमेशा से उन्होंने यही संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे और माफिया राज को खत्म करेंगे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बसपा ने माफियाओं को पालने और पोषण का काम किया था, उस तरीके से योगी सरकार ने हमेशा से माफियाओं के खिलाफ काम किया है और महिलाओं के लिए हमेशा हितकारी योजनाओं को लेकर आए हैं और उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अन्य योजनाएं चलाई हैं, अन्य प्रयास की हैं। महिलाएं, आज की उत्तर प्रदेश की महिलाएं रात में चलती हैं तो उन्हें भय नहीं होता है कि उनके साथ किसी भी तरीके की अभद्र बातचीत हो जाएगी या फिर अभद्र तरीके से उनके साथ व्यवहार हो जाएगा। तो अब जो भी सशक्तिकरण का जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है महिलाओं को लेकर, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 33% का आरक्षण लाए हैं, उसको लेकर उन्होंने जो काम किया, हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार कर रही है और इसी प्रकार जो महिलाएं हैं, देश की आधी आबादी है, तो उस पर इसी प्रकार से हमेशा से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे और महिलाओं को आगे बढ़ाने का भाजपा पार्टी ने काम किया है और हमेशा हम इसी पर काम करते रहेंगे। भुवन जोशी साहब, क्या सरकार के साथ आप लोग नहीं हैं कि अगर महिलाओं को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं? देखिए, 7 साल के शासन में
अभी प्रदेश भूला नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जब क्षेत्र ही सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की स्थिति क्या होगी मैं बताना चाहता हूं। जो बीएचयू का रेप करने का काम भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता करते हैं और 2 महीने तक योगी सरकार उनको ढूंढ नहीं पाती। ये प्रदेश ने देखने का काम करा। कानपुर में माँ बेटी का जो हत्या होती है वो योगी सरकार के प्रशासन में होती है। हाथरस की जो दलित बेटी को जिंदा जलाया जाता है वो आदरणीय योगी जी की सरकार में ही होता है। और हमने देखा भी बड़ी बड़ी बातें योगी जी कर रहे थे अपने भाषणों में, हम याद कर पा रहे। उन्होंने कहा कि जो हमारी बहन बेटियों से खिलवाड़ करेगा वो बच नहीं पाएगा। पूरा देश जानना चाहता है कि पहलवान बेटियां धरने पे रहती हैं और आप अपने सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई कर पाते हैं। देश ने समझा है। भुवन साहब, प्रोफेसर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, ये जनरल परसेप्शन तो यही है ना कि बेटी आप सुरक्षित है। ठीक है, आप 4 मामले, 5 मामले, 6 मामले, 10 मामले आप गिना दें, ऐसे 100% अपराध को रोकना असंभव सा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, क्या जनरल परसेप्शन ये नहीं बन गया है कि महिलाएं सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, और अगर महिलाओं के साथ किसी ने छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर उसे सबक सिखा दिया जाए? क्या जनरल परसेप्शन अब ये नहीं बन गया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी भी उत्तर प्रदेश वुमेन अगेंस्ट क्राइम में सबसे ज्यादा आगे। आप आंकड़े उठा के ले लीजिए, सरकारी आंकड़े उठा के ले लीजिए, वो विपक्ष के लोग तो बना नहीं रहे। तो ये निश्चित तौर पे जो इनकी बातें हैं योगी जी की, वो केवल हवा ही है। और आपने जो बात कही कि आपने इतने से ये सीमित उदाहरण है, आप अखबार के पन्ने उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा प्रदेश में क्या क्या हो। मैंने 5-6 उदाहरण मैंने दिए, तो क्या ये 5-6 उदाहरण भी क्या इनकी विफलता को नहीं बताते? ये महिलाओं के प्रति मेरा जवाब था। और आपका जो दूसरा प्रश्न है, आपने जो कहने का काम करा कि इन्होंने क्या क्या काम करने का काम करा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल 7 साल से केवल योगी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो विकास पुरुष हैं, उनकी योजनाओं के फीते ही तो काट रहे हैं। ठीक है, अपर्णा जी जवाब देना चाह रही है। अपर्णा जी जल्दी से। ये कह रहे हैं योजनाओं के फीते काट रहे। महिला जब भी योगी आदित्यनाथ ने जब अपना शपथ ग्रहण लिया था तो सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था हमारी उन बेटियों के लिए जो स्कूल से जाती थी और वहां पर लोग और किस तरीके से रोमियो थे वो वहां खड़े रहते थे और छेड़खानी करते थे। लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल था। आपकी समाजवादी पार्टी सरकार में किस तरीके से महिलाओं को बुरी तरीके से और अभद्र तरीके से भाषा भी बोली जाती थी, भरे मंच से बोला जाता था, अरे लड़के हैं गलती हो गई। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने वो दौर भी देखा था और उत्तर प्रदेश की जनता वो भी दौर देख रही है जहां पर महिलाओं को सुरक्षित करने का काम किया, आत्मसम्मान से जीने सिखाया, आत्मसम्मान से रहना सिखाया, नौकरी करना सिखाया, पढ़ना सिखाया और आगे बढ़ाना सिखाया। आज वो महिलाएं हैं, जब हमारे यहाँ योजनाएं चलती हैं, महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाया गया, एक लखपति महिला योजना चलती है, हमारे यहाँ स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है। आपकी जब सरकार थी तो महिलाओं के लिए कौन सी ऐसी योजना चल गई जब महिलाएं आत्मस्वावलंबी बनी थी? कौन सी ऐसी योजना थी जब महिलाओं के लिए जवाब दीजिए जल्दी से। भुवन जी देखिए, मुझे लगता है जो आदरणीय बहन जी कह रही है उनको याद नहीं आ पा रहा कि वो बेटी जो पुलिस की परीक्षा लीक होने से जिसने आत्महत्या कर ली वो किसके शासन में काल में हुआ? ये युवाओं के प्रति योगी जी का नया भारत है, नया उत्तर प्रदेश। मैं पूछना चाहता हूं, कन्नौज का बेटा आत्महत्या कर देता है, ये किसके कालखंड में होने का काम करा? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वही विचारधारा से तो आप आती हैं जिस विचारधारा में सैगर जी, चिमयानंद स्वामी और आपके ब्रिजभूषण सिंह जी है। आपकी विचारधारा को देश समझता है। मैं भी तो यही कहने का प्रयास कर रही हूँ। आप भी तो प्रवक्ता महोदय, आदरणीय प्रवक्ता महोदय, आप भी उसी विचारधारा से आते हैं। माननीय मुलायम सिंह जी ने ये कहा था कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। आपकी आजम खान ने भरे मंच से महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी की थी जो कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल नहीं सकती। आपकी पार्टी में महिलाओं को भाभी बोलने का कल्चर है, बहन नहीं बोलते हैं। आपकी पार्टी का कल्चर है ये। हमारे यहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, हमारे यहाँ महिलाओं को बहन। अपर्णा जी आप सुन लेते हैं, ये है हमारे विचार। अपर्णा जी जल्दी से। भुवन साहब देखिए, महिलाओं का सम्मान हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे कहते हैं? 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, देश के प्रधानमंत्री ये लाइन देने का काम पूरे देश को करते हैं।
ये शर्मसार करने वाले एक देश के प्रधानमंत्री जी का बयान हम पूरे देश ने देखा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो युवाओं की आत्महत्या हुई है कृपया और युवाओं ने बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश न करें। आप बहुत आदरणीय हैं मेरे, कृपया करके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश न करें। मैं अगर बोलूंगी तो आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलना नहीं चाहती हूँ। मेरे पास भी कुछ ऐसे बयानात हैं जिनसे अधिकतर करूंगी, तो आपके लिए बोलना और अगल बगल हमने शुरू नहीं करा। महिलाओं का सम्मान हम जानते हैं आप कितना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो महिलाओं को सशक्त करने का कार्य करते हैं, जो महिलाओं के लिए किसको कहने का काम करते हैं। चलिए ठीक है चलिए, मैं अगली खबर क्या रुख करना है हमें। भुवन जी हमारे साथ बने हुए हैं, अपर्णा जी हमारे साथ बनी हुई है, अगली खबर का रुख करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। दरअसल हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कहा कि हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। आर्डर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पास किया था उसको स्टे कर दिया, तो इम्प्लीकेशन उसका खत्म हो गया। कंप्लायंस उसका स्टेट के लिए बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आर्डर का कंप्लायंस फोर्थ विथ का मतलब है तुरंत किया जाए, लेकिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया है तो वो कंप्लायंस खत्म हो गया। दैट मीन्स हाई कोर्ट के आर्डर का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अब जो जहाँ जैसे स्थिति थी 22 मार्च 2024 के पहले सेम यथास्थिति बरकरार रहेगी। एप्लीकेशंस इस ऑर्डर का ये है कि जो मदरसा की जो प्रावधान मदरसा बोर्ड के थे और जो वहाँ की प्रक्रिया थी मदरसे में शिक्षा की, वो मदरसों में शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी जब तक कि इस पर पूरा फैसला नहीं आ जाता। यानी पुराना नियम फिर से लागू रहेगा सर? वो लागू रहेगा फैसला आने तक। हाई कोर्ट का फैसला नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। जो हाई कोर्ट के फैसले ने किया था उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मदरसा बोर्ड के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट को अधिकार नहीं कि एक्ट को रद्द करे। 17 लाख छात्र इस फैसले से प्रभावित हुए। करीब 25,000 मदरसों पर असर पड़ा है। 1908 से मदरसा रजिस्टर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। हाई कोर्ट का ये मानना है कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, जो गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। तो बड़ी राहत, करीब 17 लाख मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन अब क्या है मदरसा बोर्ड एक्ट, ये भी आपको बताते हैं। 2004 में कानून दरअसल पारित हुआ था। मदरसों में शिक्षा सुधार के लिए ये एक्ट लाया गया था। मदरसों को सरकारी मान्यता देता है दरअसल ये एक्ट। मानक पूरा करने वाले मदरसों को अनुदान की राशि भी सरकार की तरफ से दी जाती है। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए दरअसल ये एक्ट लाया गया था। आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना दरअसल इसका मकसद था। रोजगार के अवसर प्रदान करना भी इस एक्ट का मकसद था। इस पर बातचीत करने के लिए अपर्णा दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं, भुवन जोशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शोएब सिद्दीकी भी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए हैं। शोएब साहब, पहला सवाल आपसे, अब बड़ी राहत 17 लाख बच्चों के लिए। देखिए सर, ऐसा है कि जाहिर सी बात है ये जो राहत मिली है बहुत अच्छी राहत मिली है। और हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के लोगों ने अपनी बात जजों से कह नहीं पाए। और जाहिर सी बात है, मैंने पिछली बार भी बात कही थी कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मेरे पास वक्त है जो अपनी बात मैं रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे अधिवक्ता ने जो बात रखी है वो सुप्रीम कोर्ट की नजर में बात आई भी है कि जाहिर सी बात है जब ये 2004 में एक्ट बना था तो उसको ये देखा गया था कि शिक्षा को बढ़ाया जाए। अब आप देखिए, जो भी इंसाफ देता है उसके जहन में हमेशा एक बात रहती है कि 100 जो है कसूरवार छूट जाएं मगर एक बेकसूर को सजा ना हो। अब आप देखिए कि इस पे जो कार्रवाई हो रही थी, इसमें जो बच्चे आप देखिए 17 लाख बच्चे, लगभग 17 लाख बच्चे हैं और करीब 20-25 हजार मदरसे हैं।
तो वो प्रभावित हो रहे थे, उनकी जो दिक्कतें थी वो बच्चों पे आ रही थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि हाई कोर्ट से कहा कि आपसे भूल हुई है, इसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों जो कोर्टें हैं वो समझ लिए एक तरह से हम लोग के सम्मान है, उसके खिलाफ कोई नहीं आ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, आप देखिए जैसे उन्होंने एक बात कही कि जैसे राज्य सरकार ने एक बात कही थी कि बच्चों को दूसरे स्कूल में दाखिला दिया जाएगा, उस पर भी उन्होंने रोक लगा दी है। और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात यह कही है कि जो पैसे रोके गए हैं उनको फौरन जो है उसको दिया जाए, जिससे मदरसों में बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कतें ना आए। तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील साहब ने बहुत अपनी बात को रखा कि इस मदरसों की जाहिर सी बात जांचें चल रही हैं। शोएब साहब, और जो जल्दी से क्या मानक बता से सकते हैं मदरसों इस पूरे मामले पर गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा है? जब हाईकोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा? जल्दी से देखिए गवर्नमेंट का स्टैंड देखिए सरकार को मैं बीच में नहीं लाऊंगा। देखिए चूंकि हाईकोर्ट में बात रखी गई थी, सरकार से इसमें कोई मतलब नहीं है, मैं सरकार पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा। लेकिन मुझे एक राहत मिली है और मुझे उम्मीद है कि जून में इसका जवाब दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी जवाब मांगा है और जो इसमें विपक्ष है उससे भी जवाब मांगा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री पे सोचेंगे और देखेंगे कि इस पे कोई किसी तरह समुदाय को नुकसान ना हो। और मुझे उम्मीद है कि जो मदरसे मानक से चल रहे हैं उनको चलने दिया जाएगा। और इस स्कूल में आप देखिए हमारे जो राष्ट्रपति थे जी अब्दुल कलाम साहब, वही मदरसे के पढ़े हुए थे। तो जाहिर है कि मदरसे में कोई किसी तरह की गलत काम चल रहा है या फंडिंग की बात अक्सर सर आती है सामने कि फंडिंग कहां से आ रही है, तो मेरी गुजारिश मदरसों से भी रहेगी कि जो भी पैसा आपको देता है, अगर शोएब सिद्दीकी भी आपको पैसे देते हैं तो उसकी एक रसीद आप गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। आप किसी को मौका ना दें कि दिक्कतों का सामना हो, और इसमें बहुत खुश मत हो। जून में आप ठीक है अपर्णा जी, बड़ी राहत है मदरसों के लिए, आप लोगों के लिए भी, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों पर उंगलियां उठाई जाती। देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊंगी मैं आपको मदरसों के बारे में। जब हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था उस वक्त उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, तो ये जो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विरोध में किसके है? सबसे पहले तो ये देखना होगा। ये विरोध में शिक्षा के नहीं है, ये विरोध में उस फंडिंग के है जो नेपाल की सीमा के आसपास करीब 500 ऐसे मदरसे हैं जो आप देख रहे होंगे कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, नेपाल और भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो नेपाल की आसपास की सीमा के पास 500 मदरसे बनाए, उसमें जो ये फंडिंग आई, इसके विरोध में है। फंडिंग की आपने रसीद नहीं दी, इसके विरोध में है। शिक्षा के विरोध में कभी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है। रही बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर रखा गया है, उसको माना गया है। और बच्चों की जो पढ़ाई की बात है, मदरसों की जो मदरसे हमारे जो योजना, हमारी जो चीजें होंगी उस पर अगर खरे उतरते हैं तो उनको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। हम लोग इसके खिलाफ ये भुवन जोशी साहब, मदरसे अब बंद नहीं हो रहे हैं और मदरसों के बच्चों को रेगुलर जो शिक्षा बच्चों को मिलती है वहां पर शिफ्ट करने की अब जरूरत नहीं है। सुप्रीम अदालत से ये फैसला आ चुका है और जून तक तमाम पक्षों को जवाब दाखिल करना है। आप लोगों के लिए भी राहत की बात ये? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार प्रकट करता हूं। और मैं इसलिए भी आभार प्रकट करता हूं कि जो मदरसे हैं वो अब्दुल कलाम, मौलाना आजाद, बहुत सारे देश के जिन्होंने योगदान दिया इस देश की गरिमा को बढ़ाने में, उनकी जननी मदरसा है। तो मैं तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट को प्रणाम करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जो सरकार के जो मंसूबे हैं, जो सरकार जब से आई है, वो निश्चित तौर पे एक वर्ग विशेष के लिए किस प्रकार का इनका आइडियोलॉजी है वो पूरे देश से छुपा नहीं है। ये संस्थाओं पर भी अब हमला कर रहे हैं। इसी को लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे नेता ने कहा है कि देश बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है और संविधान बचाने की लड़ाई है। निश्चित तौर पे जो माननीय अखिलेश जी ने जो हमें रास्ता दिया है, हम समाजवादी कार्यकर्ता सब उस दिशा में काम करने का काम कर रहे हैं। फंडिंग विदेशों से कहां से आ रही है, तो इसमें हिसाब किताब देने वाली बात कहां से आ गई? देश को अगर ये जरूरत है, अगर हमारे यहाँ जरूरत है हिसाब किताब लेने की कि ये फंडिंग कहां से आ रही है, तो उसका आपको आंसर देना होगा। क्योंकि आप भारत देश में रहते हैं, आप यहाँ के नियमों से ऊपर नहीं है। अगर इस तरीके की बात अगर सरकार पूछती है तो आपको देना चाहिए, फिर आप उससे अलग कैसे हो सकते हैं? मैं बहुत जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को बताना चाहता हूं, जिस प्रकार मदरसा बोर्ड है, ऐसे ही कई संस्थान और भी हैं अन्य धर्म विशेष के लोग के। क्या उन पर अलग कोई किसी तरह का जांच हुई, सरकार के द्वारा जांच हुई? तो निश्चित तौर पर हमें लगता है जो भारत का जो संविधान। मोहन जोशी साहब, सवाल तो उठाइए किसी संस्था पे। मोहन जोशी साहब, सवाल तो यही है कि आप अपनी संस्थाओं पर आवाज उठाते हैं, सिर्फ
आपको बाहर अगर ऐसी कोई बात हुई ठीक है, ठीक है। शोएब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। शोएब साहब ये नौबत क्यों आई? शोएब साहब ये नौबत क्यों आई कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर मदरसे में पढ़ने को लेकर के तलवार लटक गई? शोएब साहब ये नौबत क्यों आई? देखिए सर, ऐसा है कि जहां तक नौबत की बात है, देखिए इस वक्त आप जो हालात देख रहे हैं, कहीं पर के आप हालात देख रहे हैं तो मुस्लिमों को टारगेट रखा जा रहा है। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए नौबत यहां तक आई, देखिए हर समुदाय में, हर पार्टी में कुछ ना कुछ अच्छे लोग भी लोग होते हैं, कुछ बुरे भी लोग होते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनको हटा के आदमी बुरी बात को पकड़ लेता है। मदरसों की जात आप देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत सख्त फैसले जाने जाते हैं और उन्होंने हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट फैसले लिए, लेकिन ईमानदारी से लिए, जिसका मैं वेलकम करता हूं। आप देखिए ना, मदरसों की जांच कराई थी और हिंदुस्तान में 2 बड़े मदरसे हैं, देवबंद और नदवा, तो वो मानक से देखा और मानक के बाद चल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार से विपक्ष को वक्त दिया है जून तक का कि आप जवाब दाखिल करें, मुझे उम्मीद है अपने मुख्यमंत्री जी से कि वो निष्पक्ष जांच करके वहां पे जवाब भेजेंगे और वो किसी मदरसे को सीज नहीं करेंगे। देखिए, अगर जो मदरसे अवैध पाए जाते हैं, किसी भी धर्म में कोई भी शिक्षाएं जो ले रहा है, अगर वो अवैध पाया जाता है तो इस मुल्क के खिलाफ है वो, और इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है, तो उसी मदरसा नहीं है। अगर उसमें कुछ चीजें होती हैं, अगर मदरसे कुछ मानक से नहीं चलते हैं, तो उनको मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया था कि आप उस मानक से चलिए, जो मानक नहीं चलेंगे बंद कर दिया जाएगा। दरअसल मंशा पर, शोएब साहब एक चीज मैं जानना चाहता हूं। शोएब साहब एक तरह से मंशा पर सवाल उठाए जाते हैं, सरकार को और बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जाते हैं। तो मंशा के बारे में मैं जानना चाहता हूं। भुवन जोशी साहब ने भी मंशा पर सवाल उठा दिए। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार की मंशा क्या स्पष्ट है? आज तो सुप्रीम अदालत में भी जब आप लोगों के पक्ष रखा, आप लोगों के वकीलों ने, तो कहा कि भाई उत्तर प्रदेश के मदरसों में साइंस और मैथ की परीक्षा विषय में पढ़ाया जा रहा है और सरकार ने इसे इंट्रोड्यूस किया है, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो रही है। तो मंशा पर जो सवाल उठाए जाते हैं योगी गवर्नमेंट की मंशा पर, उस पर जवाब चाहूंगा आपसे। देखिए सर, देखिए ऐसा है सर, देख लेंगे आपकी पारसाई भी मैकदे में शाम होने दीजिए। सर जो सवाल उठाया जा रहा है वो सवाल सामने आ जाएगा। जाहिर सी बात है, सरकारें, इनकी जो जांचें हैं वो बहुत सख्त होती है, उस पर नजर रखी गई है। अब मदरसों में अगर कहीं भी कुछ ऐसी चीज पाई जाती है तो उस पर मुख्यमंत्री जी को, इस रियासत के मालिक हैं, वो एक्शन लेंगे। लेकिन एक की वजह से सबको ना पीसा जाए। मदरसों की जांचें हो रही, जाहिर सी बात जांचें होनी चाहिए। अगर मदरसे में कुछ मुल्क के खिलाफ पढ़ाया जा रहा है, या मैं समझता हूँ किसी धर्म में भी मुल्क के खिलाफ पढ़ाया जा रहा है, तो वो गलत है। सिर्फ मुसलमान को टारगेट रखना, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। कभी प्रधानमंत्री जी ने हमारे और मुख्यमंत्री जी ने आके मंदिर आम पर कभी एक समुदाय को टारगेट वाली बात नहीं करी। ये कुछ पार्टियां होती हैं अपने आप को मंदिर आम पे लाने के लिए, ठीक है, इस तरह की बातें करती हैं कि मैं हाईलाइट हो जाऊं। अब आप देखिए, जोशी साहब इशारा आपकी तरफ है, शोएब सिद्दीकी साहब इशारा आपकी तरफ कर रहे हैं। देखिए, मैं जानता हूं कि जो प्रदेश है वो कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो अल्पसंख्यक समाज को 403 विधानसभा में एक भी टिकट नहीं जानता। प्रदेश और देश इस बात को समझता है। इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इनकी नफरत क्या है, ये नफरत की राजनीति करते हैं, ये पूरा प्रदेश और देश जानता है। और कौन माननीय मुख्यमंत्री मैडम क्या तरीका है, ये सभ्यता नहीं है। अपर्णा जी थोड़ा धैर्य रखिए, मैं दूंगा वक्त। मंशा की बात नहीं होती है। अपर्णा जी थोड़ा सा धैर्य। ठीक है, स्क्रीन पे दोनों को रखिए सर। भुवन साहब जल्दी से आप। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने देखा था एक संवैधानिक पद पर रह के वो कैसे 80-20 की बात कर रहे थे। ये किस तरह समाज को बांटने के एक संवैधानिक पद पर रहते हुए एक व्यक्ति किस तरह की बातें कर सकते हैं। ये देश और प्रदेश समझ रहा है। आपकी जो भावनाएं है एक समाज के प्रति, एक वर्ग विशेष के प्रति, वो पूरा देश जानता है। ठीक है भवन साहब, थोड़ा वक्त का मैं अपर्णा जी को मौका देना चाहता हूँ। अपर्णा जी कहिए। मैं आपको बता दूं, नेपाल के आसपास 500 अवैध ऐसे मदरसे हैं और पूरे 1700 ऐसे मदरसे पाए गए हैं जिनमें अवैध फंडिंग आती है। उनका हिसाब किताब मांग लिया तो कहते हैं नफरत की राजनीति करते हैं। नफरत की राजनीति तो समझ में तब आती है जब आप हिसाब किताब नहीं देते हैं। आप धर्म की बात करने लग जाते हैं, आप पर सवाल उठते हैं तो धर्म की बात करते हैं। आप शिक्षा से जोड़ते हुए भी आप फंडिंग ला रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछती हूं मैं कि आप बताइए, आप जवाब दीजिए, कहां से ये फंडिंग आ रही है? अगर सरकार ने जवाब मांग लिया तो आप कहते हैं कि नफरत की राजनीति है। ये नफरत की राजनीति। ठीक है शोएब साहब जल्दी से। शोएब साहब आप इशारा करें कि विपक्ष जो है बीजेपी को अलग चश्मे से देखता है और दिखाने की कोशिश करता है, वाकई ऐसा है क्या शोएब साहब? देखिए सर, देखिए ऐसा है कि होता क्या है कि जब आप किसी एक के पीछे पड़ जाएंगे तो आप तो बिखर जाएंगे, वो अपनी मंजिल पहुंच जाएगा। अगर किसी को खत्म करना हो तो उसका जिक्र ना किया, ये बात आती है। अगर इसमें मैं बीजेपी को नहीं लूंगा, किसी पार्टी को नहीं लूंगा, क्योंकि ये हाई कोर्ट ने इसका ऑर्डर दिया है, तो इसलिए मैं किसी पार्टी को नहीं खींचूंगा।
और देखिए 2004 में जब ये एक्ट बना था तो उत्तर प्रदेश सरकार किसकी थी सबको मालूम है। आज किसकी सरकार है, इससे पहले किसकी सरकार थी, वो मुख्यमंत्री ने। चलिए मेरे पास वक्त कितना है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रोक रहा हूं, मेरे पास वक्त कितना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो बड़ी राहत 17 लाख मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को मिली है, क्योंकि सुप्रीम अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था मदरसा एक्ट 2004 जो असंवैधानिक है, जिस पर आज सुप्रीम अदालत ने रोक लगा दी। इस पर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।